न्यूज वायरल बटा रितिका और समायरा। समायरा वहां से निकल गई, मगर उसने जाने से पहले उस रिपोर्टर को इशारा कर बाहर मिलने को बोला। वो रिपोर्टर भी मौका पाकर बाहर चला गया। समायरा उसे ऐसी जगह लेकर गई जहां कोई भी सीसीटीवी नहीं था। उसके बाद उसने एक पेन ड्राइव उसे दी और उसे कुछ समझाकर वहां से निकल गई, जिससे वो रिपोर्टर खुश हो गया, क्योंकि उसकी तो लॉटरी लग गई थी। उसके हाथ इतनी बनी न्यूज जो लगी थी। वो भी जल्दी से गाड़ी में बैठा। कुछ ही देर बाद वो अपनी न्यूज स्टूडियो में पहुंच गया। उसकी कंपनी अभी नई थी, इसलिए उस न्यूज चैनल को अभी कोई ज्यादा नहीं जानता था। मगर समायरा को पता था ये न्यूज चैनल जल्दी ही बहुत पॉपुलर होने वाला था। और वो जो न्यूज रिपोर्टर था, वो रिपोर्टर ही नहीं बल्कि उस न्यूज चैनल का ओनर भी था। इसलिए उसने उसके साथ अच्छे संबंध बना लिए ताकि फ्यूचर में उसको इससे फायदा मिले। कुछ ही देर में एक न्यूज वायरल हो गई। द टॉप मॉडल राइशा नाथ का सुभाष घोष के साथ नाजायज संबंध। राइशा नाथ बनी दूसरों को सेड्यूस कर नंबर 1, जिससे सुभाष घोष और राइशा नाथ की करियर पूरी खत्म हो गई, क्योंकि वो आवाज सब पहचान गए थे, जो किसी और की नहीं सुभाष घोष की ही थी। ये रिकॉर्डिंग वही थी जो उस रिपोर्टर ने मॉडलिंग इवेंट में की थी। साथ ही उसमें वीडियो भी वायरल हो रहा था। मगर उस रिपोर्टर ने समायरा को ब्लर कर दिया था, सुभाष घोष को मूवी से निकाल दिया था। साथ ही राइशा नाथ को भी इंडस्ट्री और मॉडलिंग से निकाल दिया गया, जिससे उसका पूरा करियर खराब हो चुका था। सुभाष घोष की पत्नी ने सुभाष घोष को डिवोर्स दे दिया था और उसे घर से भी निकाल दिया गया। इधर जैसे ही समायरा गाड़ी में बैठी, उसका फोन बजने लगा। फोन अननोन नंबर से आ रहा था, इसलिए उसने फोन नहीं उठाया। मगर जब 2-3 बार फोन बजा तो उसने फोन उठा लिया। तभी वहां से एक आदमी की आवाज आई, आप समायरा ओबेरॉय बात कर रही है? जिस पर समायरा बोली, जी हां। तभी वो आदमी बोला, मैं रागिनी द क्यूट प्रिंसेस से बात कर रहे हैं। हम आपको फीमेल लीड के लिए कास्ट करना चाहते हैं। जिसे सुनकर समायरा हैरान रह गई। ये मूवी वही थी जिस मूवी से राइशा नाथ को हटाया गया था। ये मूवी सच में बहुत हिट रही थी, इसलिए समायरा ने भी इस मूवी को करने की सोची। मगर वो इतनी जल्दी में हां नहीं बोलने वाली थी। उसने बाद में बताने को बोला और एक नंबर को डायल कर इस मूवी में इन्वेस्ट करने को बोलकर फोन रख दिया। वो मुस्कुराते हुए बोली, समायरा ये मूवी तो तुम्हें बिना मेहनत के मिल गई। कुछ देर बाद उसकी गाड़ी ओबेरॉय मैंशन में आकर रुकी। वो गाड़ी से उतरकर मैंशन के अंदर चली गई। सब हॉल में ही बैठे हुए थे। जैसे ही सबकी नजर समायरा पर पनी, वो लोग मुस्कुराते हुए उसे देखने लगे। राघव जी बोले, प्रिंसेस तुम तो मॉडलिंग में भी एक्सपर्ट निकली। जिसे सुनकर समायरा मुस्कुराते हुए बोली, चाचू आपकी प्रिंसेस कितनी कमाल है ना, आपको मुझ पर प्राउड फील होता है? जिस पर राघव जी मुस्कुराते हुए बोले, बहुत ज्यादा। सब मुस्कुराते हुए बातें करने लगे। इतने में बाहर से रितिका आ गई। उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि आज हर जगह समायरा की चर्चा हो रही थी, जो रितिका से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था। मगर वो क्या कर सकती थी? वो मैंशन के अंदर आई। जब उसने पूरी फैमिली को समायरा की तारीफ करते हुए सुना तो उसे बहुत गुस्सा आने लगा। उसने जैसे तैसे खुद के गुस्से को कंट्रोल किया। उसके बाद झूठा मुस्कुराते हुए बोली, समायरा कंग्रेचुलेशंस, तुमने मॉडलिंग इवेंट जीत लिया। वैसे तो समायरा ने उसे इग्नोर करने की सोची, मगर फिर बनी सी मुस्कान के साथ बोली, थैंक यू रितिका। जिसे देखकर सब हैरान थे, यहां तक कि रितिका भी। मगर फिर उसने सोचा, समायरा जरूर उसे चिढ़ाने के लिए ये सब बोल रही होगी। उसने अपने दांत पीस लिए और वहां से अपने कमरे की तरफ चली गई। उसने सोच लिया था, कल जब उसकी मूवी रिलीज होगी, वो समायरा से भी ज्यादा साइन करेंगी। सबके मुंह में सिर्फ उसी का नाम होगा। मगर अभी तो उसे अपना मूड ठीक करना था। वो कमरे में गई। उसने शावर लिया
और आज रात के लिए ड्रेस देखने लगी, क्योंकि वो मोहित के साथ डिनर पर जाने वाली थी। इधर समायरा भी अपने कमरे में चली गई, क्योंकि वो काफी थक चुकी थी। उसे सोना था, फिर रात को अयांश से मिलने जाना था। वो शावर लेकर बाहर आई। उसने कंफर्टेबल क्लोथ्स पहने और बाल सुखाकर बेड पर लेट गई। कुछ ही देर में उसे नींद आ गई। इधर दूसरी तरफ रिधान अपने टैब में बार बार समायरा का वीडियो देख रहा था। फिर मुस्कुराते हुए बोला, क्यूटी पाई, तुम तो और भी ज्यादा क्यूट हो गई हो। बहुत जल्द मैं तुम्हें अपनी दिल की बात बता दूंगा। मैं तुम्हें कितना चाहता हूं। मुझे पता है तुम उस अयांश को पसंद नहीं करती, इसलिए तुम मेरी हो। तुम्हें मेरा होना ही होगा। इतना बोलकर संकियों की तरह समायरा के फोटो को देखने लगा। शाम का टाइम ओबेरॉय मैंशन में समायरा तैयार होकर नीचे आई। उसने पहले ही बता दिया था वो अयांश से मिलने जा रही है, क्योंकि उसे किसी का डर नहीं था। वैसे भी सबको पता था कि समायरा और अयांश एक दूसरे से प्यार करते हैं। रितिका पहले ही जा चुकी थी, क्योंकि मोहित उसे लेने आ चुका था। समायरा जल्दी से मैंशन के बाहर निकली। उसने अपनी लाइट पर्पल कलर की कार निकाली और उसमें बैठकर वहां से निकल गई। उसकी कार हवा को चीरते हुए जा रही थी। लोग उस गानी को पलट पलट कर देख रहे थे, मगर उस गानी के शीशे इतने गहरे थे कि अंदर बैठा इंसान नजर नहीं आ रहा था। इधर सन हेवन होटल में मोहित की कार रुकी। वो दोनों जल्दी से एक प्राइवेट रूम में चले गए। कुछ देर बाद डिनर आ गया। दोनों ने डिनर किया। उसके बाद नॉर्मली बातें करने लगे। तभी मोहित ने अपने हाथ को रितिका के थाई पर रखा। वो उसे धीरे धीरे सहलाने लगा। जब रितिका ने कोई विरोध नहीं किया तो मोहित की हिम्मत बढ़ गई। उसने झटके से खींचकर रितिका को अपने गोद में बिठा लिया, जिससे रितिका ने अपने हाथों को उसकी गर्दन में रख लिए। वो दोनों एक दूसरे को किसी प्यासे की तरह चूमने लगे। इधर समायरा की कार भी सन हेवन में रुकी। वो कार से उतरी तो उसके सामने होटल का मैनेजर आ गया। उसने समायरा को ग्रीट किया और उसे लेकर अयांश के पास लेकर जाने लगा। तभी समायरा की नजर लॉबी में जाते हुए एक दरवाजे पर पनी और उसके चेहरे पर इविल स्माइल आ गई। ये वही रूम था जिसमें कुछ देर पहले ही रितिका और मोहित गए थे। समायरा मैनेजर के साथ टेरेस की तरफ जाने लगी। मैनेजर ने समायरा को टेरेस के दरवाजे पर छूंगा और वो वहां से चला गया। समायरा ने दरवाजा खोला, मगर वहां अंधेरा था, जिससे समायरा की भौहें सिकुड़ गई। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और आगे बढ़ने लगी। इसी के साथ उस पर फूल गिरने लगे और जितना वो आगे बढ़ती उतनी जगह पर रोशनी होने लगी, जिसे देखकर समायरा के चेहरे पर मुस्कान आ गई। मगर तभी उसके दिल में एक ख्याल आया कि ये सब अयांश ने रितिका के लिए अरेंज किया है, जिसे सोचकर उसे गुस्सा आने लगा। मगर उसे इस बात की खुशी थी कि उसने ये सब कुछ खराब कर दिया। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले भाग में। प्रपोज बटा इंस्टा पोस्ट बटा खुशी। समायरा आगे बढ़ने लगी। अचानक उसे महसूस हुआ कोई उसके पीछे खड़ा है। वो अलर्ट हो गई, मगर जब उसे कुछ फैमिलियर स्मेल आई तो उसने खुद को रिलैक्स किया। अयांश वहां से दूर खड़ा हो गया। तभी समायरा पलटी। वही समायरा को देखकर अयांश बिल्कुल फ्रीज हो गया। वो बस एकटक समायरा को देखने लगा। अचानक ही समायरा ने अपना मुंह फेर लिया, फिर रूड वॉइस में बोली, क्यों बुलाया है मुझे यहां? जिस पर अयांश बोला, बस तुम्हें ये दिखाना था। जिसे सुनकर समायरा की भौहें सिकुड़ गई। वो गुस्से से बोली, अच्छा है, अब मैं चलती हूं। वो पलट कर जाने लगी। तभी उसे अयांश की आवाज आई, मिस समायरा ओबेरॉय, आई लव यू सो मच। जिसे सुनकर समायरा हैरान रह गई। वो पीछे पलटी और सपाट लहजे में बोली, बट आई डोंट लव यू। जिस पर अयांश बोला, रियली? समायरा ने हां बोला। अयांश मुस्कुराते हुए बोला, ओके। समायरा चिढ़ते हुए बोली, अब क्या कहोगे आप? रितिका को प्रपोज?
जिस पर अयांश बोला, नहीं, मैं यहां से कूदकर अपनी जान दे दूंगा। जिस पर समायरा बोली, ओह रियली, इतनी हिम्मत है आप में? आप जान दोगे, वो भी मेरे लिए? जिस पर अयांश बिना कुछ बोले पीछे जाने लगा। टेरेस कहीं फीट ऊपर था, इसलिए उसकी ऊंचाई भी काफी थी। वो पीछे होते होते टेरेस के कोने पर पहुंच गया, जहां इस वक्त कुछ नहीं था। अगर वहां से किसी का पैर फिसलता तो शायद वो बच ना पाए, क्योंकि वहां सहारे के लिए कुछ नहीं था। अयांश पीछे बढ़ने लगा, मगर उसकी आंखों में मौत का खौफ नहीं था। वो और कदम पीछे होता, समायरा ने उसे अपनी तरफ खींचा और उसके गले लग गई। वो अपनी नम आंखों से बोली, अभी आपकी जान जा सकती थी। आप पागल हो क्या? जिस पर अयांश अपनी आंखों में मोहब्बत, पागलपन और जुनून लिए बोला, डॉला, मैं पागल हूं तुम्हारे लिए? मैं तुम्हें बचपन से चाहता हूं, इतना चाहता हूं कि मैं खुद हैरान हूं। मगर तुम मेरे लिए मेरी मॉम जितनी ही इंपॉर्टेंट हो। मैं तुम्हें किसी भी कीमत में खो नहीं सकता। लोग बोलते हैं कि हम जिससे प्यार करते हैं, अगर वो किसी और से प्यार करें तो हमें उसे छोड़ देना चाहिए। मगर मेरे साथ ऐसा नहीं है। मैं तुम्हें पाकर रहूंगा, क्योंकि तुम मेरे लिए मेरी जीने की वजह हो, मेरी जान हो, मेरी दिल की धड़कन हो, मेरी बॉडी में बसी रूह हो। जिसे सुनकर समायरा अयांश को हैरानी से देखने लगी, जो उसके लिए बिल्कुल पागल था। वो अयांश के सीने से लगी और मुस्कुराते हुए बोली, आई लव यू टू अयांश, आई लव यू सो मच। जिसे सुनकर मानो अयांश को सब कुछ मिल गया हो। वो उसे एकटक देख रहा था। उसने अचानक ही समायरा के होठों पर होंठ रखे और उसे किस करने लगा। वो उसे पहले सॉफ्टली और फिर पैशन के साथ किस करने लगा। टाइम के साथ वो एग्रेसिव होकर उसके होठों का रस पीने लगा। कुछ देर बाद उसने उसके होठों को छूंगा, फिर उसे अपनी गोद में उठाकर डिनर टेबल की तरफ लेकर जाने लगा। आज पहली बार समायरा के गाल शर्म से लाल थे, जिससे अयांश के चेहरे पर मुस्कान आ गई। अयांश ने एकदम आराम से उसे चेयर पर बिठाया, जैसे वो कोई नाजुक डॉल हो। फिर उसने समायरा की पसंद का खाना उसे सर्व किया, जिसे देखकर समायरा हैरान थी, क्योंकि 6 सालों बाद भी अयांश को उसकी पसंद याद थी। वो प्यार को अयांश को देखने लगी। जिस पर अयांश बोला, डॉल, क्या तुम डिनर के बदले मुझे खाना चाहती हो? अगर ऐसा है तो मैं रेडी हूं तुम्हारे इन जूसी लिप से हलाल होने के लिए। जिसे सुनकर समायरा झेम गई, फिर गुस्से से बोली, बंद कीजिए ये बातें, मुझे भूख लगी है। इतना बोलकर उसने खाने का एक निवाला अयांश की तरफ बढ़ाया, मगर अयांश ने वो निवाला समायरा के मुंह में डालकर उसे किस कर लिया, जिससे समायरा के पेट पर बटरफ्लाई उड़ने लगी। उसने अपनी आंखें नीचे कर ली और खाना खाने लगी। वही अयांश मधोशी भरी आंखों से उसे देख रहा था, जिसकी आंखों में सिर्फ प्यार था। समायरा और अयांश ने खाना खाया। तभी अयांश ने एक डायमंड रिंग निकाली और समायरा के हाथ में पहना दी, जिससे समायरा हैरान थी। अयांश को उसके फिंगर का एग्जैक्ट साइज पता था, जिससे समायरा के चेहरे पर मुस्कान आ गई। समायरा प्यार से बोली, आप मुझे घर छोड़ दो, मुझे कल बहुत जरूरी काम करने हैं। जिसे सुनकर अयांश ने हाँ में सिर हिलाया और उसे लेकर लिफ्ट में चढ़ गया। वहां टेरेस से ग्राउंड फ्लोर में जाने के लिए लिफ्ट थी, इसलिए वो दोनों लिफ्ट पर चढ़े और वहां से ग्राउंड फ्लोर में पहुंच गए। अयांश ने अपनी डॉल के लिए गानी का दरवाजा खोला। समायरा कार में बैठ गई। गार्ड्स ने अयांश के लिए भी दरवाजा खोला। वो भी जाकर समायरा की बगल वाली सीट पर बैठ गया। ड्राइवर बोला, कहाँ लेकर चलूं बॉस? जिस पर समायरा बोली, ओबेरॉय मैशन। जिस पर ड्राइवर बोला, ठीक है लेडी बॉस। जिसे सुनकर समायरा हैरान रह गई। वो हैरानी से अयांश को देखने लगी। अब उसे समझ आ रहा था। उसके अलावा सबको पता था कि अयांश समायरा से प्यार करता है, जिसे सोचकर उसके दिल में गर्माहट आ गई। तभी अयांश ने एक रिंग का बॉक्स समायरा के आगे किया, जिसे देखकर
समायरा कंफ्यूजन से अयांश को देखने लगी। तभी अयांश ने बॉक्स खोलने का इशारा किया, जिसे समझकर जैसे ही समायरा ने रिंग का बॉक्स खोला, उसमें एक मेल रिंग थी, जिसे देखकर समायरा मुस्कुराते हुए बोली, ओ तो मिस्टर अयांश सिंघानिया पूरी तैयारी के साथ आए हैं। जिस पर अयांश मुस्कुराने लगा। समायरा ने उस रिंग को निकाला और अयांश के फिंगर में रिंग पहना दी। जैसे ही अयांश ने अपनी रिंग फिंगर देखी, वो खुश हो गया। उसने जल्दी से समायरा का हाथ अपने हाथ में लिया और प्यारी सी पिक्चर क्लिक कर अपनी मॉम और फैमिली ग्रुप में डाल दी। यहां तक कि उसने वो पिक अपने इंस्टा में पोस्ट की। फोटो के नीचे कैप्शन था, सम ड्रीम्स टेक टाइम, माइन केम ट्रू, माई चाइल्डहुड डार्लिंग, फाइनली माइन फॉरएवर। इधर सबके फोन में अचानक ही नोटिफिकेशन बजी। अभी रात हो रही थी, मगर जब सबकी नोटिफिकेशन बजी तो सबने फोन देखा। जैसे ही अयांश के पोस्ट में सबकी नजर गई, सब शॉक हो गए। वहीं मानसी जी खुशी से बोली, फाइनली मेरी बहू अब मेरी हो जाएगी। चलो, इस नालायक ने कुछ तो अच्छा काम किया। सब बहुत खुश थे। जब रूहानिका ने ये पोस्ट देखी, वो भी खुश थी, क्योंकि अब उसके दिल में समायरा के लिए कोई नफरत नहीं थी। कुछ देर बाद ओबेरॉय मैशन आ गया। समायरा ने गानी से उतरने से पहले अयांश के गाल पर एक किस की और उसे गुड नाइट बोलकर अंदर चली गई। समायरा अंदर आई तो सामने इशिता जी और आदित्य जी बैठे हुए थे, क्योंकि सारांश अभी भी ऑफिस में था। जब उन्होंने समायरा को देखा तो दोनों ने उसके फोरहेड पर किस किया। उसके बाद गुड नाइट बोलकर अपने कमरे में चले गए। वहीं समायरा मुस्कुराते हुए अपने मम्मा पापा को देख रही थी। वो भी मुस्कुराते हुए अपने कमरे में चली गई। उसने चेहरा क्लीन कर नाइट सूट पहना और बेड पर लेट गई। वो आज के बारे में सोचने लगी। उसे कब नींद आ गई, उसे पता ही नहीं चला। इधर सिंघानिया मैंशन में जैसे ही अयांश आया, अचानक ही उसे चिल्लाने की आवाज आई, कंग्रेचुलेशंस अयांश सिंघानिया, आपको आपकी डॉल मिल गई। जिससे अयांश के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो मुस्कुराते हुए बोला, हाँ, फाइनली मेरी जान अब मेरी हुई। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले भाग में। रितिका हुई एक्सपोज बटा धमकी। अयांश के चेहरे पर अलग ही चमक थी, जिसे देखकर पूरी फैमिली खुश थी। उसके बाद सब लोग अपने अपने कमरे में सोने चले गए, मगर सोशल मीडिया में जैसे कोहराम मच चुका था। एशिया का नंबर 1 बिजनेसमैन, जिसकी हैंडसमनेस में लंकिया पागल थी, मगर आज उसी अयांश सिंघानिया को उसकी सोलमेट, उसका बचपन का प्यार मिल गया था, जिससे कुछ लंकियों के दिल टूट गए। कुछ लोग बहुत खुश थे। अयांश अपने कमरे में पहुंचा। उसने भी नाइट सूट पहना और बेड पर लेट गया। उसके सामने बार बार आज के प्यारे मोमेंट आ रहे थे, जिससे उसके चेहरे से स्माइल जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। मगर समायरा के बारे में सोचते सोचते उसे नींद आ गई। अगली सुबह आज का दिन समायरा का लकी डे था, क्योंकि हर न्यूज चैनल में 2 न्यूज सबसे ज्यादा ट्रेंड कर रहे थे, समायरा ओबेरॉय न्यू ब्यूटी इन इंडस्ट्री। इसी के साथ उसकी मॉडलिंग की स्टनिंग फोटोज वायरल हो रही थी। वहीं दूसरा हॉट टॉपिक था, द मोस्ट हैंडसम अयांश सिंघानिया को मिला उनका बचपन का प्यार, जिसने पूरे सोशल मीडिया और न्यूज चैनल में हंगामा मचाया था। जब रितिका ने न्यूज देखी, वो गुस्से से आग बबूला हो गई। उसे समायरा से हद से ज्यादा नफरत हो रही थी। वो गुस्से से पैर पटकते हुए बोली, ये कमीनी समायरा, इसने मेरा सब कुछ छीन लिया। इस घटिया लंकी को मैं इतनी आसानी से जीतने नहीं दूंगी। अब उसे अपनी मूवी की रिलीज का इंतजार था, जो आज ही होने वाला था। उसने एक नजर अपने बगल में लेटे लंके को देखा। उसके बाद चादर लपेटकर बाथरूम में चली गई। वो वहां से बाथरूम में गई। कुछ देर बाद वो टॉवल लपेट बाहर आई और उसने गिरे हुए कपड़े पहने और एक नजर उस लड़के को देख वहां से निकल गई, क्योंकि उसे वहां से ब्यूटी पार्लर जाना था, ताकि वो आज के लिए तैयार हो सके। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, मोहित ने दरवाजा खोला
और उसके चेहरे पर इविल स्माइल आ गई। उसने अपने फोन से कुछ फोटोज और वीडियो किसी को भेजे और वहां से वॉशरूम में घुस गया क्योंकि उसे शावर लेना था। इधर दूसरी तरफ रितिका इस वक्त सबसे बने ब्यूटी पार्लर में पहुंची। उसने पहले ही शावर ले लिया था। उसने जल्दी से ड्रेस पहनी जो उसने पहले ही मंगवा ली थी। उस ड्रेस में वो बेहद सेक्सी लग रही थी। उसने लव बाइट्स को छुपाने के लिए वहां मेकअप किया था। इधर ओबेरॉय मैंशन में भी सभी लोग रितिका के फिल्म के लिए रखी पार्टी में जाने वाले थे, जहां आज बनी बनी फिल्मों के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर, एक्टर, एक्ट्रेस आने वाले थे। आज ही के दिन समायरा की फिल्म भी रिलीज होने वाली थी। उस मूवी की प्रमोशन पहले ही हो चुकी थी, मगर हीरोइन का नाम और पहचान अभी भी सीक्रेट रखी गई थी। समायरा ने आज एक बेहद खूबसूरत लाइट पर्पल बॉडीकॉन ड्रेस पहना था, जिसमें वो हद से ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। अयांश भी आया हुआ था, क्योंकि इसी पार्टी में उनका डायरेक्टर अपनी फिल्म भी रिलीज करने वाला था। ये आइडिया समायरा का ही था। सब लोग करीब 12 बजे उस पार्टी में पहुंच चुके थे। रितिका के चेहरे पर बहुत एक्साइटमेंट और घमंड था, मगर समायरा के चेहरे पर एक इविल स्माइल थी। कुछ ही देर बाद रितिका की फिल्म प्रोजेक्टर पर चलाई गई। वहां ऑडियंस भी बैठी हुई थी, जिसमें रितिका के फैंस भी मौजूद थे, जो कि सबसे ज्यादा कॉलेज के लोग थे। कुछ लोग उसे सिर्फ इसलिए पसंद करते थे क्योंकि वो ओबेरॉय फैमिली की बेटी थी। फिल्म खत्म हुई। रितिका ने एक्टिंग स्किल काफी एवरेज थी, जिससे समायरा हैरान थी, क्योंकि रितिका रियल लाइफ में तो बेस्ट एक्ट्रेस थी। तभी तो वो हमेशा ही अपनी एक्टिंग टैलेंट की वजह से अपने झांसे में ला लेती थी। मगर अब समायरा को समझ आ रहा था कि रितिका की एक्टिंग सिर्फ चाल चलने में अच्छी है। अभी सब लोग रितिका की तारीफ कर ही रहे थे। अचानक प्रोजेक्टर पर एक वीडियो चलने लगा। जब सबने उस वीडियो को देखा तो सभी लोग हैरान रह गए। ये एक सीसीटीवी फुटेज थी, जिसमें रितिका मोहिनी ये वही लड़की थी जो अनामिका और आशी की दोस्त थी। रितिका उसे बहुत बुरी तरीके से टॉर्चर कर रही थी। अचानक ही रितिका ने उसे छत से नीचे धक्का दे दिया, जिससे उस लड़की की मौत हो गई। रूहानिका ने रितिका को रोकने की कोशिश की थी, मगर रितिका ने उसे रो धोकर चुप करवा दिया था। अचानक ही उस हॉल में हंगामा मच गया, जिससे सभी लोग रितिका को नफरत से देखने लगे। तभी कुछ फोटो चलने लगी, जिससे सभी लोग एक बार फिर हैरान रह गए। ये डीएनए रिपोर्ट थी, जिसमें रितिका का आदित्य जी से डीएनए नहीं मिल रहा था। मतलब साफ था, रितिका ओबेरॉय फैमिली की बेटी नहीं है। अब तो सब लोग रितिका को गालियां देने लगे, उसको जेल डालने की डिमांड करने लगे, क्योंकि बहुत से लोग सिर्फ ओबेरॉय फैमिली की वजह से चुप थी। मगर अब जब सबको पता चल चुका था रितिका ओबेरॉय फैमिली की बेटी नहीं है, उन लोगों ने उसे गालियां देना शुरू कर दिया। वही रितिका का चेहरा सफेद पन गया था। तभी उसकी नजर समायरा पर पनी, जो उसे डेविड स्माइल दे रही थी, जिसे देखकर रितिका के चेहरे पर नफरत उतर आई। उसने अपने हाथ में पकने माइक को समायरा की तरफ फेंक दिया, मगर वो समाया को लगता उसने पहले ही समायरा ने उसे पकड़ लिया, जिससे सभी लोग हैरान रह गए। किसी ने पहले ही पुलिस को बुला लिया था। अचानक पुलिस का सायरन बजने लगा। रितिका ने नफरत से समायरा को देखा, फिर गुस्से से बोली, समायरा, ये तुमने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। मैं तुम्हें इसके लिए कभी माफ नहीं करूंगी। तुम्हें और तुम्हारी पूरी ओबेरॉय फैमिली को बर्बाद कर दूंगी। इतना बोलकर उसने अपने बैग से फॉगिंग जैसा कुछ निकाला और वहां फेंक दिया, जिससे वहां धुआं छा गया। सभी लोग बिल्कुल हैरान रह गए, मगर समायरा के चेहरे पर अभी भी एक डेविल स्माइल थी। तभी वहां पुलिस भी आई। जब धुआं छट गया तो सबने आसपास देखा, वहां से रितिका गायब थी, जिसे देखकर सब लोग हैरान रह गए। रितिका के भागने से सबको यकीन हो गया कि ये सब सच में रितिका ने ही किया है।
पुलिस ने भी आसपास देखा, मगर उन्हें रितिका नहीं मिली। वो वहां से चले गए, मगर उन्हें रितिका को ढूंढना ही था। तभी डायरेक्टर रंजीत कुमार ने अपनी फिल्म द गॉडेस नाया का अनाउंसमेंट की, जिसमें समायरा मानसिका, जो बाद में गॉडेस नाया बनती है, उसका रोल निभा रही थी। जब सबने समायरा की ब्यूटी, उसकी एक्टिंग देखी, सभी लोग दंग रह गए, क्योंकि समायरा की एक्टिंग इतनी पावरफुल और एडमायर करने लायक थी कि लोग हैरान रह गए कि इतनी छोटी उम्र की लड़की, जो एक न्यू कमर थी, वो इस तरह की एक्टिंग कर सकती है। इधर फॉरेस्ट ऑफ गॉड के डायरेक्टर और सारी कास्ट भी हैरान थी। उन लोगों को रितिका की वजह से बहुत नुकसान हो रहा था। उनकी मूवी पहले ही दिन फ्लॉप हो गई थी। उस मूवी को सभी प्लेटफॉर्म्स ने बैन कर दिया था, क्योंकि रितिका एक क्रिमिनल थी जिसने एक लड़की की जान ली थी। वहीं समायरा की पॉपुलैरिटी बढ़ गई। जो लोग रितिका के फैन थे, वो लोग भी रितिका से नफरत करने लगे थे। हर जगह रितिका को गालियां पन रही थी। इधर कॉलेज में भी रितिका को एक्सपेल कर दिया था। रूहानिका ने जब सोशल मीडिया में ये न्यूज सुनी, वो हैरान रह गई। अचानक उसे कुछ समझ आया और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले भाग में। कहानी में ट्विस्ट बटा रितिका का असली पिता। आज रितिका पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज हो चुकी थी, मगर फिर भी अभी खतरा टला नहीं था। पार्टी में इतना बना बवाल हुआ, जो हॉट टॉपिक बना हुआ था, वही इतना कुछ हो गया था कि सब लोग सदमे में थे। मगर उन्हें और झटका देने के लिए रितिका की इंटीमेट वीडियो और पिक्चर्स पूरे सोशल मीडिया और न्यूज चैनल पर वायरल हो गई थी। अब तो लोग रितिका को सल्ट और भी गंदी गंदी गालियां दे रहे थे। कुछ कॉलेज के बच्चे, जिन्हें रितिका ने कभी बुली किया था, वो लोग रितिका को फांसी देने की डिमांड करने लगे। पूरे सोशल मीडिया और हर जगह रितिका को बहुत बुरी तरीके से ट्रोल किया जा रहा था। इधर एक बने से मैंशन में इस वक्त रितिका सोफे पर बैठी हुई थी। वो न्यूज देख रही थी, जहां लोग उसे गालियां दे रहे थे, जिसे देखकर उसने रिमोट को दीवार पर पटक दिया। वो गुस्से से चिल्लाने लगी, ये घटिया लोग, इन दो कौड़ी के लोगों की हिम्मत कैसे हुई रितिका ओबेरॉय को गाली देने की। तभी सामने बैठा शख्स बोला, शांत हो जाओ प्रिंसेस, बस कुछ दिन सह लो, उसके बाद तो सब कुछ हमारे हाथ में होगा। जिसे सुनकर रितिका ने लंबी सांस ली, फिर मुस्कुराते हुए बोली, डैड, मुझे भी उसी का इंतजार है। मैं उस ओबेरॉय फैमिली को सनक पर लाना चाहती हूं। उन घटिया लोगों ने मेरी जगह उस समायरा को दी, और आज उस घटिया लंकी ने मुझे सबके सामने बेइज्जत किया। अब कोई भी मुझे इंडस्ट्री में नहीं आने देगा। उस समायरा ने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया, मेरी प्रॉपर्टी, मेरा फेम, मेरी मूवी, यहां तक कि मेरा बचपन का प्यार भी। डैड, मुझे अयांश चाहिए। मुझे अयांश किसी भी कीमत पर चाहिए। आप कुछ कीजिए डैड, वरना मैं मर जाऊंगी। जिसे सुनकर वो शख्स बोला, रीत, ऐसा कुछ नहीं बोलोगी तुम। डोंट वरी, बच्चा डैड है ना, तुम्हें तुम्हारा सब कुछ मिल जाएगा। बस एक बार मुझे उस समायरा का खून मिल जाए, फिर हम सबसे अमीर बन जाएंगे। तुम्हें नहीं पता उस लड़की के खून में कितनी ज्यादा पावर है। जिसे सुनकर रितिका हैरानी से बोली, आखिर ऐसा भी क्या है उसके खून में? जिस पर वो शख्स आंखों में चमक लिए बोला, उसका खून करोड़ों में बिकेगा। वो खून बहुत रेयर होता है। अगर वो खून हमें मिल गया तो हम सबसे अमीर हो जाएंगे। जिससे रितिका की आंखें चमक उठी। वो खुशी से बोली, डैड, आप उस लड़की का पूरा खून ले लेना, वैसे भी उसे जीने का कोई हक नहीं है। रितिका की आंखों में समायरा के लिए हद से ज्यादा नफरत थी। तभी वहां मानव भी आ गया। वो उस शख्स के बगल में बैठते हुए बोला, डैड, अब टाइम आ गया है, आप अपना हक लो, वरना वो आदित्य ओबेरॉय हमें फूटी कौड़ी नहीं देगा। जिस पर वो शख्स बोला, मैंने तुम्हें जो काम दिया था वो तुमने किया? जिस पर मानव बोला, यश डैड, वो काम हो गया है। तभी वो शख्स उठ खड़ा हुआ और रितिका,
मानव के साथ वहां से बाहर चला गया। इधर ओबेरॉय मैंशन में सभी लोग अभी हॉल में बैठे हुए थे। तभी रितिका, मानव और वो शख्स जो कोई और नहीं राजवीर था, वो रितिका, मानव और यामिनी जी के साथ अंदर आए। रितिका को देखकर आदित्य जी का गुस्सा फूट पड़ा। वो गुस्से से बोले, तुम यहां क्या कर रही हो? निकलो अभी मेरे घर से। सारांश पुलिस को फोन करो। तभी राजवीर जी बोले, रितिका कहीं नहीं जाएगी। उस लड़की की मां ने केस वापस ले लिया है और आज से रितिका, मानव और यामिनी इसी घर में रहेंगे। जिसे सुनकर सब हैरानी से राजवीर जी को देखने लगे। तभी आदित्य जी बोले, ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? ये औरत और इसके बच्चे इस घर में नहीं रह सकते। तुम्हें पता भी है इस औरत ने हमसे कितना झूठ बोला है। जिस पर राजवीर जी शांति से बोले, भाई, यामिनी मेरी पत्नी है और रितिका और मानव मेरे बच्चे हैं। इसलिए जितना इस घर में आप लोगों का हक है, उतना ही इन तीनों का भी है। वही राजवीर जी की बातें सुनकर सब लोग सदमे में थे। कनक जी के पैर लंखना गए, जिसे विशेष ने संभाल लिया। विशेष गुस्से से चींकते हुए बोला, डैड, ये आप क्या बकवास कर रहे हैं? मगर राजवीर जी शांति से बोले, मैं कोई बकवास नहीं कर रहा हूं, ये सच है और अब कोई भी मेरी बीबी बच्चों को घर से नहीं निकाल सकता। तभी यामिनी जी बोली, बिल्कुल, और आदित्य जी, आपको हमारा हक हमें देना होगा। आपका बेटा अकेले ओबेरॉय इंडस्ट्री का मालिक नहीं बन सकता। उसे वो हक मेरे और राजवीर जी के बेटे मानव को भी देना होगा। यहां तक कि इस प्रॉपर्टी, घर, सभी चीजों में हमें भी हक चाहिए। जिस पर समायरा, जो अब तक चुप थी, वो बिना भाव के बोली, मिसेज शर्मा, आपको या आपके इन नाजायज बच्चों को कंपनी में कोई हक नहीं मिलेगा, क्योंकि वो कंपनी दादू की नहीं है, बल्कि मेरे डैड की मेहनत है, जिस पर सिर्फ मेरे भैयू का हक है। अगर आप फिर भी लड़ना चाहती है तो हक कोर्ट में लड़ सकते हैं। एंड मिस्टर राजवीर ओबेरॉय, शायद आपको पता होगा, हिंदू धर्म में 2 शादियां मान्य नहीं होती, तो आपकी और आपकी इस रखेल की शादी मान्य नहीं मानी जा सकती। अगर आपने ऐसा किया तो चाची आप पर केस कर सकती है। जिसे सुनकर यामिनी जी के माथे से पसीना बहने लगा। मगर राजवीर जी आराम से बोले, तुम ठीक बोल रही हो, मगर मेरी शादी यामिनी से पहले ही हो चुकी है, इसलिए कनक का मेरी जिंदगी में कोई रोल नहीं है। जिसे सुनकर कनक जी के आंखों से आंसू बहने लगे। वही राध्या, रिधिमा और विशेष, या किसी को यकीन ही नहीं हो रहा था। तभी यामिनी जी कनक जी के पास आई और उनका हाथ पकड़कर बोली, कनक, मैं तुम्हारी जगह होती तो अब तक इस घर से जा चुकी होती, मगर तुम अभी भी यहां बेशर्मों की तरह खनी हो। हाँ, वैसे तुम्हारी जगह कोई भी होता तो इतनी लेविस लाइफ छोड़कर नहीं जाना चाहता। वैसे भी तुम तो एक अनाथ होना। अभी यामिनी ने इतना ही बोला था। तभी लक्ष्मी जी, जो गुस्से से बौखलाई हुई थी, उन्होंने यामिनी जी के गाल पर थप्पड़ मार दिया, जिसे देखकर सब लोग शॉक हो गए। तभी लक्ष्मी जी गुस्से से बोली, हम इस कमीनी औरत को कभी भी इस घर की बहू नहीं मानेंगे। मेरी बहू सिर्फ कनक है और मेरे पोती पोती भी मेरी कनक के बच्चे हैं। तुम अपनी इस घटिया बीबी और बच्चों को उठाओ और यहां से निकल जाओ, वरना मैं तुम्हें धक्के मारकर निकालूंगी। वही लक्ष्मी जी की बातें सुनकर रितिका, मानव और यामिनी जी गुस्से से लक्ष्मी जी को घूरने लगी। तभी राजवीर जी बोले, मां, आप मुझे घर से नहीं निकाल सकती। आखिर मेरा और मेरे बीबी बच्चों का भी इस घर पर हक है। जिसे सुनकर इस बार जगदीश जी अपनी कनक आवाज में बोले, हाँ, तुम हमारे बेटे थे, सिर्फ तब तक जब तक तुमने हमारी बहू को धोखा नहीं दिया था। मगर तुम तो पहले से ही धोखेबाज निकले। मगर कोई बात नहीं, हमारी बहू को तुम्हारे जैसे घटिया इंसान की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए जाओ यहां से। यामिनी जी, जो गुस्से से उबल रही थी, वो गुस्से से बोली, आप हमें नहीं निकाल सकती, हम कहीं नहीं जाएंगे। इन सब चीजों पर मेरे पति का भी हक है। तभी लक्ष्मी जी ने कुछ ऐसा बोला जिसे सुनकर सबके पैरों तले जमीन।
खिसक गई। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले भाग में। समायरा और राजवीर जी की डील। लक्ष्मी जी, जो कब से उनकी बातें सुन रही थी, उन्हें हद से ज्यादा गुस्सा आने लगा। उन्होंने उनको एक नजर देखा और गुस्से से बोली, तुम्हारा या तुम्हारी इस बीबी और बच्चों का यहां कोई हक नहीं है, क्योंकि तुम हमारे सगे बेटे नहीं हो। जिसे सुनकर सब लोग शांत हो गए। वही कनक जी भी हैरानी से लक्ष्मी जी को देखने लगी। सबसे ज्यादा अगर कोई शौक में था, वो थे राजवीर जी, जिन्हें अभी भी अपने कानों में यकीन नहीं हो रहा था। वो हकलाते हुए बोले, आप ऐसा कैसे बोल सकती हैं मॉम? जिस पर लक्ष्मी जी बोली, जो सच है उसे झुठलाया नहीं जा सकता। हमने तुम्हें आश्रम से गोद लिया था, इसलिए अब तुम अभी के अभी यहां से निकलो। जिसे सुनकर राजवीर जी के पैरों तले जमीन खिसक गई। वही यामिनी जी अपने मन में बोली, ये क्या हुआ? आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? अब मैं क्या करूं? ऋतिका और मानव का भी चेहरा काला पन गया। कहां दोनों ने सोचा था कि वो दोनों ओबेरॉय फैमिली में राज करेंगे, मगर अंत में उनके हाथ में फिर से खाली कटोरा लगा। वो दोनों नफरत से ओबेरॉय फैमिली को देखने लगे। तभी ऋतिका बोली, आप ऐसे ही हमें नहीं निकाल सकती। डैड भले ही आपके बायोलॉजिकल बेटे ना हो, मगर आपने उन्हें अनडॉप्ट किया था। उस हिसाब से तो वो आपके बेटे हुए। आप उन्हें बिना उनका हक दिए घर से नहीं निकाल सकती। जिस पर लक्ष्मी जी अपनी तीखी नजरों से उसे देखने लगी। फिर गुस्से से बोली, एक लड़की अपनी बकवास बंद कर। और इस एहसान फरामोश लंके को हमने इतने साल पाला है, मगर इसने क्या किया? हमारी बहू और पोते पोतियों को धोखा देकर अपनी रखेल से शादी कर ली, और तो और तुझ जैसी मनहूस लंकी को पैदा किया। वही खुद के लिए रखेल सुनकर यामिनी जी ने गुस्से से लक्ष्मी जी को घूरा, मगर उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ा और वो नफरत से बोली, अब हमें इस जैसा घटिया बेटा नहीं चाहिए। इसलिए राजवीर, तुम यहां से अभी निकलो और दोबारा इस घर में कदम रखने की हिम्मत भी मत करना, वरना मैं तुम्हें धोखाधड़ी के केस में अंदर करवा दूंगी। निकलो अब। राजवीर जी ने एक नजर नफरत से सबको देखा, जो उन्हें पहले ही नफरत से देख रहे थे। वो गुस्से से बोले, तुम लोगों ने मेरे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। इसके लिए तुम सभी को पछताना पड़ेगा। इतना बोलकर उन्होंने यामिनी और ऋतिका, मानव का हाथ पकड़ा और वहां से चले गए। उनके जाने के बाद कनक जी बेहोश हो गई, जिसे देखकर सब लोग परेशान हो गए। उन लोगों ने जल्दी से उन्हें उठाकर सोफे पर लिटाया। उसके बाद विशेष उन्हें चेक करने लगा। राध्या रो रही थी। एक ही दिन में उसके साथ क्या हो गया था? वही समायरा के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था, जैसे वो कुछ सोच रही हो। कुछ देर बाद कनक जी को होश आया। उन्होंने धीरे धीरे आंखें खोली। तभी उन्हें फिर से सभी बातें याद आई, जिससे वो रोने लगी। इशिता जी ने उन्हें अपने गले से लगा लिया। उन्हें तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि राजवीर जी ने ऐसा किया है, क्योंकि कनक जी और राजवीर जी की लव मैरिज थी। मगर आज उन्होंने कनक जी को धोखा दे दिया था। इधर एक विला में इस वक्त यामिनी जी, राजवीर जी, ऋतिका और मानव बैठे हुए थे। तभी ऋतिका बोली, डैड ऐसा कैसे हो सकता है? अब हम क्या करें? मुझे उस समायरा से नहीं हारना। आप कुछ कीजिए ना। जिस पर राजवीर जी बोले, चिंता मत करो, बस कल का इंतजार, फिर वो समायरा मेरे कैद में होगी और वो या ओबेरॉय फैमिली का कोई भी सदस्य कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि उन सबकी जान समायरा जो मेरे कैद में होगी। जिसे सुनकर ऋतिका बोली, डैड वो बहुत चालाक है, यहां तक कि उसे सभी टाइप की फाइटिंग आती है। जिसे सुनकर राजवीर जी मुस्कुराते हुए बोले, प्रिंसेस, इसलिए ही तो मेरा एक आदमी सालों से उनके घर में है, जिसे मैंने पैसे देकर अपनी साइड कर दिया है। कल वो सबके खाने में नींद की गोलियां मिला देगा, ताकि समायरा बिना कोई प्रॉब्लम क्रिएट किए मेरे कैद में पहुंच सके। जिसे सुनकर वो चारों मुस्कुराने लगे। इधर दूसरी तरफ
ओबेरॉय मैंशन में इस वक्त सभी लोग हॉल में बैठे हुए थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था वो अब क्या करें। कनक जी और राध्या का रो रोकर बुरा हाल हो चुका था। समायरा ने कनक जी का हाथ पकड़ा और प्यार से बोली, चाची आप चिंता मत करो, आई प्रॉमिस सब ठीक कर दूंगी। जिससे सब समायरा को देखने लगे, जिसके चेहरे पर एक सच्चाई थी, जैसे वो सच में सब कुछ ठीक कर सकती है। आज किसी का भी डिनर करने का मन नहीं था। सब लोग अपने अपने कमरे में सोने चले गए। तभी समायरा का फोन बजने लगा, जिसमें अयांश का कॉल आ रहा था। समायरा ने फोन उठाया और हेलो बोला। अयांश जो मुस्कुरा रहा था, अचानक उसकी भौहें सिकुड़ गई। वो सीरियस आवाज में बोला, डॉल वटअपन क्या हुआ है? तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? जिसे सुनकर समायरा हैरान रह गई, मगर फिर अचानक ही उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई, क्योंकि आज भी अयांश उसकी आवाज सुनकर उसके मूड के बारे में बता देता था। समायरा ने भी बिना छुपाए सारी बातें अयांश को बता दी, जिसे सुनकर अयांश भी हैरान रह गया। मगर उसने समायरा की अगली बात सुनी तो वो और भी ज्यादा हैरान हो गया। वो बोला, अब क्या करने का सोचा है तुमने? मेरी कोई हेल्प चाहिए क्या? जिस पर समायरा ने अयांश से किसी चीज पर डिस्कस किया, जिस पर अयांश बोला, डोंट वरी डॉल, सब कुछ हो जाएगा। उसके बाद उन दोनों ने थोड़ी देर नॉर्मली बात की। उसके बाद फोन रख दिया। अयांश का फोन रखने के बाद समायरा ने एक नंबर डायल किया। कुछ ही देर बाद वहां से फोन उठा लिया गया। तभी वहां से राजवीर जी की आवाज आई, क्या बात है समायरा, आज तुमने मुझे क्यों कॉल किया है? जिस पर समायरा सपाट लहजे में बोली, मिस्टर राजवीर ओबेरॉय, मुझे आपके साथ एक डील करनी है। जिसे सुनकर राजवीर जी बोले, कैसी डील? तभी समायरा बोली, मुझे पता है आपको मेरा खून चाहिए, तो मैं आपको अपना खून देने के लिए रेडी हूं, मगर बदले में मैं चाहती हूं आप ओबेरॉय फैमिली से दूर रहें। जिस पर राजवीर जी बोले, मगर मैं तुम पर ट्रस्ट क्यों करूं? जिस पर समायरा बोली, क्योंकि आपको भी पता है मैं कुछ भी बात झूठ नहीं बोलती, इसलिए आप मुझ पर ट्रस्ट कीजिए। वैसे भी इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। नहीं नहीं, आपके पास एक और ऑप्शन है, मगर वो क्या है ना? आपके उस ऑप्शन यानी आदमी को मैंने मौत के घाट उतार दिया, इसलिए आपके पास अब दूसरा कोई रास्ता नहीं है। वैसे अगर आपको मुझ पर यकीन नहीं है तो आप उस शख्स को कॉल कर सकते हैं। जिसे सुनकर राजवीर जी ने अपने दांत पीस लिए। वो गुस्से से बोले, ठीक है, मुझे डील मंजूर है, मगर तुमने कोई भी होशियारी या मेरे साथ खेल खेलने की कोशिश की तो याद रखना मैं कौन हूं और क्या क्या कर सकता हूं। क्योंकि जब तुम्हें मेरे बारे में इतना पता है तो तुम्हें यह भी पता होगा कि मैं क्या क्या कर सकता हूं। समायरा बोली, वैसे तो मिस्टर राजवीर ओबेरॉय, आप या कोई भी मेरा या मेरे करीबियों का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, मगर फिर भी मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी जिससे मेरी फैमिली प्रॉब्लम में फंसे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले भाग में। साइंटिस्ट मायरा। समायरा की बात सुनकर राजवीर जी ने हामी भरी। उसके बाद उन्होंने एक एड्रेस देकर फोन रख दिया। फोन रखने के बाद राजवीर जी बोले, ओ समायरा, तुम तो जरूरत से ज्यादा चालाक निकली, मगर अफसोस फिर भी तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगी, मगर मैं तुम्हें कल मौत के घाट उतार दूंगा। उसके बाद मेरी बेटी तुम्हारी जगह ले लेगी। इतना बोलकर जोर जोर से हंसने लगे। वही ओबेरॉय मैंशन में समायरा के चेहरे पर अजीब तरह की मुस्कान थी। अगली सुबह आज का दिन किसी के लिए अच्छा होने वाला था तो किसी के लिए यह दिन बेहद दर्दनाक होने वाला था। ओबेरॉय मैंशन में कनक जी के अलावा सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे थे। विशेष और उसकी दोनों बहनों के आंखों के नीचे डार्क सर्कल आए हुए थे। उन तीनों की आंखें बेहद लाल थी, जैसे वो रात भर नहीं सोए हों, जिसे देखकर समायरा को बहुत बुरा लग रहा था। वो अपने मन में बोली, बस कुछ घंटे और फिर सब ठीक हो जाएगा, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। इतना बोलकर वो अपना खाना खाने लगी।
ग्लोबल हाइट्स कॉलेज में इस वक्त सभी लोग क्लासेस अटेंड कर रहे थे। सब लोग एक ही बात पर डिस्कस कर रहे थे। रितिका ओबेरॉय फैमिली की बेटी नहीं है। तभी सारांश और समायरा उसे पसंद नहीं करते थे। यहां तक कि रितिका तो एक खूनी थी, मगर फिर भी वो अपने किसी पावरफुल कनेक्शन की वजह से बाहर आ गई। तभी वहां समायरा की एंट्री हुई। आज वो अकेली ही कॉलेज आई थी, जिसे देखकर कुछ लंके और लंकियों ने उसे घेर लिया। वो लोग उससे ऑटोग्राफ और उसके साथ सेल्फी लेने लगे। हालांकि उसका बहुत मूड खराब था, मगर उसने खुद को शांत कर सबको ऑटोग्राफ दिया और सेल्फी भी ले ली। मगर आज उसके दिमाग में कुछ चल रहा था, इसलिए उसका ध्यान पढ़ाई में भी नहीं था। लंच टाइम में वो बिना लंच किए कॉलेज से निकल गई। तभी अचानक उसका फोन बजने लगा। जब समायरा ने कॉलर आईडी देखी तो उसकी भौहें सिकुड़ गई। ये कॉल दानिश रंधावा का था। समायरा ने फोन उठाया, फिर अपनी कोल्ड वॉइस में बोली, बोलिए मिस्टर रंधावा। जिसे सुनकर दूसरी तरफ से एक नाराजगी भरी आवाज आई, प्रिंसेस तुम मुझे दादाजी बोला करो। जिस पर समायरा ने कोई जवाब नहीं दिया, जिससे मिस्टर रंधावा का मुंह बन गया। इसलिए वो बात को आगे बढ़ाते हुए बोले, प्रिंसेस अगले हफ्ते आर्ट गैलरी में पेंटिंग लगने वाली है, इसलिए तुम भी अपनी न्यू पेंटिंग कलेक्शन भेज देना। जिस पर समायरा बोली, मगर मैं अभी फ्री नहीं हूं। जिसे सुनकर मिस्टर रंधावा बोले, मुझे नहीं पता, मगर तुम्हें पेंटिंग मुझे भेजनी ही होगी। इतना बोलकर उन्होंने जल्दी से फोन रख दिया, ताकि समायरा को मना करने का टाइम ही ना मिले। इधर समायरा ने अपनी आंखें छोटी कर फोन को घूरा। उसके बाद अफसोस में अपना सिर हिला दिया। कुछ देर बाद उसकी कार एक बने से मैंशन के आगे रुकी, जिसके बाहर मूनसाइन लिखा हुआ था। उसने उस लोहे के बने दरवाजे को खोला और वहां से अंदर चली गई। जैसे ही उसने वहां कदम रखा, अचानक वो महल नुमा मैंशन लाइट से जगमगा उठा। वो मैंशन बेहद लग्जरी था। समायरा ने सीढ़ियों की तरफ कदम बढ़ा दिए। तभी वो एक दरवाजे के आगे रुकी। जब उसने उसका दरवाजा खोला तो वहां रोबोटिक आवाज आने लगी, बॉस मायरा वेलकम होम। वहां बेहद एडवांस टेक्नोलॉजी के रोबोट लगे हुए थे। तभी समायरा अंदर गई। उसने एक फ्रिज जैसे आकार के बॉक्स में फिंगरप्रिंट लगाए, जिससे वो खुल गया। जैसे ही वो बॉक्स खुला, उसमें तरह तरह के केमिकल रखे गए थे। उसी के साथ वहां कुछ आयुर्वेदिक सामान भी रखा गया था, जिनमें से एक एक आयुर्वेदिक हर्ब समायरा ने निकाल लिया। उसने उस हर्ब को अपने हाथ में लिखा और अचानक ही वो उसमें कुछ एक्सपेरिमेंट करने लगी। तभी वहां कुछ कदमों की आवाज आई। इसी के साथ वहां 10 लोग अंदर आए, जिसमें से 5 लंकिया और 5 लंके थे। उन्होंने जैसे ही वहां समायरा को देखा, वो लोग पहले हैरान मगर फिर रिस्पेक्ट से बोले, गुड आफ्टरनून मैम। जिस पर समायरा ने हल्का सा सिर हिलाया, फिर उन सबको इंस्ट्रक्शन देते हुए सबको काम बताने लगी। कुछ देर बाद समायरा के हाथ में एक मेडिसिन थी, जो अभी अभी समायरा ने बनाया था, जिससे समायरा के चेहरे पर खतरनाक चमक आ गई। उसने अपने साथी साइंटिस्ट को उसका फॉर्मूला बताया। उसके बाद वो लोग भी समायरा की बनाई गई मेडिसिन को बनाने लगे। समायरा द्वारा बनाया गया मेडिसिन लोगों के शरीर में जाकर उनके पूरे शरीर के आंतों और सभी ऑर्गन को डैमेज करने वाला था। उसने ये मेडिसिन खासकर उन लोगों के लिए बनाया था जो किसी तरह के बुरे लोग हो, जो उसे या देश के साथ गद्दारी करते हो। मगर अभी इस मेडिसिन को बनाने का सबसे बड़ा कारण था राजवीर ओबेरॉय और यामिनी ओबेरॉय, क्योंकि उसे याद आ गया था उन दोनों ने ही समायरा को ओबेरॉय फैमिली से दूर किया था। राजवीर जी ने कनक जी को इसके लिए इमोशनल ब्लैकमेल किया था। हालांकि वो फिर भी नहीं मानी तो उन्होंने उन्हें खुद की जान लेने की धमकी दी थी, जिस वजह से उन्होंने हॉस्पिटल से समायरा को अगवा कर राजवीर जी को दे दिया था। उसके बाद उन्होंने समायरा को अनाथ आश्रम छोड़ दिया और ऐसा कुछ किया जिससे ओबेरॉय फैमिली चाहकर भी
समायरा को नहीं ढूंढ पाई, मगर उन्होंने कनक जी के सामने शर्त रखी थी कि वो ये बात कभी अपनी जुबान पर नहीं लाएंगी, जिस वजह से उन्होंने कभी भी ये बात किसी को नहीं बताई। जब समायरा वापस आई तो सबसे ज्यादा कोई खुश हुआ था तो वो थी कनक जी, क्योंकि उन्हें इशिता जी के लिए बुरा लगता था, मगर वो मजबूर थी, इसलिए वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पाई थी। समायरा अपने मन में बोली, राजवीर ओबेरॉय, अब देखिए मैं आपका कितना बुरा हाल करूंगी। आपने मेरा पूरा बचपन खराब करना चाहा, मगर अब मैं आपको इतना दर्द दूंगी कि आपकी रूह उस दर्द को नहीं झेल पाएगी। आपने चाची, विशु भाई, रिधु दी और मेरी राधु को जो दर्द दिया है, उससे दुगुना दर्द आपको और आपकी उस रखेल और उसकी नाजायज बच्चों को भुगतना होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले भाग में। राजवीर ओबेरॉय का सच। समायरा ने मेडिसिन बनाकर 2 मेडिसिन को अपने जेब में रखा और उन लोगों को इंस्ट्रक्शन देकर वो उस कमरे से निकल गई। वो गाड़ी में बैठी, उसने ड्राइवर को एक एड्रेस दिया और किसी को फोन लगा दिया। उधर से फोन उठा लिया गया। समायरा ने कुछ बात की और फोन रख दिया। करीब आधे घंटे बाद वो एक एड्रेस में आकर रुकी। उसने गाड़ी से ही वहां का पूरा एरिया स्कैन किया। वहां बहुत गार्ड्स लगे थे। उसे समझ आ रहा था राजवीर ओबेरॉय उसकी सोच से ज्यादा खतरनाक है। उसने जल्दी से मैसेज किया। उसके बाद उस मैशन की तरफ बढ़ गई। गार्ड्स ने जैसे ही समायरा को देखा, वो अलर्ट हो गए। उन्होंने समायरा को चेक किया, जो कि एक लेडी बॉडीगार्ड थी। समायरा ने जब ये सब देखा, उसके चेहरे पर एक किलर मुस्कान आ गई। उसने अपने कदम आगे बढ़ाए। तभी समायरा हॉल में पहुंची। उसकी नजर एक शख्स पर पनी, जो कोई और नहीं राजवीर ओबेरॉय था, जिसे देखकर समायरा के भाव कठोर हो गए। वो उसके सामने गई और सोफे पर एक पैर दूसरा पैर चढ़ाकर किसी क्वीन की तरह बैठ गई, जिसे देखकर राजवीर ओबेरॉय उसे घूरने लगे। वो अभी कुछ बोलते उससे पहले ही समायरा ने अपनी ठंडी आवाज में बोला, राघव राणे, मेरे चाचू कहाँ हैं? जिसे सुनकर राजवीर हैरानी से समायरा को देखने लगे। वो गुस्से से बोले, क्या बकवास कर रही हो? मैं ही राजवीर ओबेरॉय हूं। जिस पर समायरा अचानक ही जोर जोर से हंसने लगी। वो अपनी गर्दन टेढ़ी कर राजवीर को देख रही थी। फिर ठंडी आवाज में बोली, चुपचाप बता दे मेरे चाचू कहाँ हैं, वरना तेरी बीबी का ऊपर का टिकट कट जाएगा। जिसे सुनकर राजवीर हंसते हुए बोले, तुम मुझे धमकाओगी? मेरी बीबी बच्चे शेफ है। जिस पर समायरा ने डेविल स्माइल की। उसके बाद अपना फोन में कुछ किया। इसी के साथ वो फोन राजवीर जी के आगे कर दिया, जिसमें यामिनी जी को कुर्सी में रस्सियों से बांधा हुआ था, यहां तक कि उन्हें लगातार पीटा जा रहा था। जिसे देखकर राजवीर जी की आंखें बनी हो गई। उन्होंने अपने सामने बैठी लंकी को कम आंक लिया था। तभी समायरा मुस्कुराते हुए बोली, अब आप बताएंगे या अपनी प्यारी बीबी को यूं ही मरने देंगे? जिसे सुनकर राजवीर जी गुस्से से समायरा को देखने लगे, मगर समायरा को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। वो एकदम चिल होकर बैठी हुई थी। तभी राजवीर जी ने अपने एक गार्ड को इशारा किया। इसी के साथ वहां से एक गार्ड एक रूम की तरफ चला गया। कुछ देर बाद ही एक शख्स, जो कोई और नहीं रियल राजवीर ओबेरॉय थे, वो उस गार्ड्स के साथ आ गए। समायरा ने जब अपने चाचू की हालत देखी तो उसका चेहरा गुस्से से तमतमा गया। अब बहरूपिया राजवीर को हम राघव राणे बोलेंगे। समायरा राघव राणे को देखते हुए बोली, तूने अपनी मौत को इनवाइट किया है राघव राणे। जिस पर राघव राणे हंसते हुए बोले, वैसे मानना पड़ेगा, तेरे अंदर जिगरा तो है, तू सच में आदित्य ओबेरॉय का ही खून है, तभी तो तूने इतनी आसानी से ये सब पकड़ लिया। मगर इस बार तूने गलती कर दी यहां आकर। तू यहां आ तो गई है, मगर तू यहां से जा नहीं पाएगी। जिसे सुनकर राजवीर जी बोले, राघव, मेरी प्रिंसेस को जाने दे, तुझे जो चाहिए मैं दे दूंगा, मगर उसे कुछ मत करना प्लीज। जिसे सुनकर राघव राणे मुस्कुराते हुए बोला, ओ राज, तू अब भी नहीं बदला। तू तो अपनी भतीजी को अपनी बेटी के जितना ही चाहता है। तेरा प्यार देखकर आंखों में आंसू आ गए, मगर अफसोस फिर भी मैं इसको या तुझे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। जिस पर राजवीर जी कुछ बोलते उससे पहले ही समायरा बोली,
रिलैक्स चाचू, ये 2 कौड़ी का आदमी मेरा या आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। इतना बोलकर वो मुस्कुराते हुए राघव राणे को देखने लगी, जिसका चेहरा गुस्से से तमतमा गया। तभी समायरा ने उस गार्ड को राजवीर जी को उसके पास आने देने को बोला। वो गार्ड राघव को देखने लगे, जिसे देखकर समायरा मुस्कुराने लगी। राघव ने भी बिना किसी हिचक के राजवीर जी को समायरा के बगल में बिठा दिया, क्योंकि उसे यकीन था समायरा उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, क्योंकि समायरा के पास कोई हथियार नहीं था, ना ही उसके पास अभी कोई सिक्योरिटी थी, इसलिए वो बेफिक्र था। वही राजवीर जी ने जब समायरा को रिलैक्स देखा तो वो भी शांत हो गए। तभी राघव राणे अपने गार्ड से बोला, डॉक्टर को बुलाओ, इस लंकी के शरीर एक कतरा मुझे चाहिए। जिसे सुनकर राजवीर जी गुस्से से बोले, राघव, मेरी प्रिंसेस के साथ अगर तूने कुछ भी किया तो तेरे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। जिस पर राघव राणे मुस्कुराते हुए बोला, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, इसलिए खामोश बैठ, वरना तेरी इस प्रिंसेस के इतने टुकड़े करूंगा ना कि तू उन्हें समेट नहीं पाएगा। जिससे राजवीर जी दांत पीसने लगे। वो अभी बहुत बेबस थे, उन्हें बहुत गुस्सा आ रहा था, वो अपनी बच्ची को नहीं बचा पा रहे थे। तभी एक डॉक्टर आया, उसके हाथ में इंजेक्शन था। वो समायरा के पास आया, मगर जैसे ही उसने समायरा को छूना चाहा, समायरा ने एक जोरदार लात मारी, जिससे वो दर्द से छटपटाते हुए बैठ गया। वहीं समायरा की इस हरकत पर राघव राणे तिलमिला गया। वो अपनी जगह से उठा और समायरा का गला पकड़ने के लिए आगे बढ़ा, मगर वो ऐसा कर पाता उससे पहले ही समायरा ने उसे भी एक लात मारी, जिससे वो भी जमीन पर गिर गया, जिससे राघव राणे के मुंह से खून आने लगा। वो अपने गार्ड्स पर भनकते हुए बोला, तुम लोग देख क्या रहे हो, जल्दी से इस 2 कौड़ी की लंकी को पकड़ो। मगर ये क्या, वो गार्ड्स अपनी जगह से हिले तक नहीं, जिसे देखकर डॉक्टर, राघव राणे और राजवीर जी तीनों हैरान रह गए। वहीं समायरा फिर से सोफे पर क्वीन की तरह बैठ गई और वो सारे गार्ड्स उसके पीछे खने हो गए, जिसे देखकर सब दंग रह गए। राघव राणे चिल्लाते हुए बोला, गद्दारों, मैं तुम्हें छूऊंगा नहीं। जिस पर समायरा मुस्कुराते हुए बोली, ओ राघव राणे, ध्यान से देख, ये तेरे नहीं मेरे गार्ड्स हैं। अब जाकर राघव राणे ने उन गार्ड्स के कपड़ों पर ध्यान दिया था, डीके लिखा हुआ था, जिसे देखकर फिर से वो हैरान रह गया, क्योंकि डीके कोई नहीं बल्कि अंडरवर्ल्ड की सबसे खतरनाक क्वीन डेथ क्वीन थी, जिससे बने से बने अंडरवर्ल्ड के डॉन से लेकर सरकार तक खौफ खाती थी। डेथ क्वीन बहुत ज्यादा बेरहम थी, इसलिए कोई भी उसको धोखा या उससे नहीं उलझता था, मगर राघव राणे ने उसको जगा दिया था। अचानक ही समायरा जोर जोर से हंसने लगी। वो हंसते हुए बोली, क्या हुआ राघव राणे, हिल गया ना? तुझे क्या लगा तू मुझे डेथ क्वीन को मारेगा, मेरा खून लेगा तू? अगर मैं कोई आम लंकी होती तो क्या तुझे लगता है यहां बिना किसी डर के तेरे सामने बैठी होती? खैर, खेल तो तूने काफी अच्छा खेला, मगर अफसोस मुझे अपने खेल में फंसा ना पाया। तभी बाहर से फिर से कुछ गार्ड्स आए, जिसमें डी के लिखा हुआ था, जिसका मतलब था वो अंडरवर्ल्ड के किंग डेविल किंग के गार्ड्स थे, मगर उनके साथ कोई मौजूद नहीं था। वो भी जाकर समायरा के पीछे खने हो गए। वैसे तो अंडरवर्ल्ड के किंग आदित्य ओबेरॉय थे, मगर उन्होंने हाल ही में अपनी गद्दी किसी को दे दी थी। उन्हें समायरा के बारे में भी पता था, मगर उन्होंने उसे रोका नहीं। तभी समायरा ने गार्ड्स को कुछ इशारा किया। इसी के साथ राघव राणे को वहां बांध दिया गया। तभी एक गार्ड एक औरत को घसीटते हुए लाया और उसे भी कुर्सी से बांध दिया। ये कोई और नहीं बल्कि यामिनी शर्मा थी। समायरा ने एक झन्नाटेदार थप्पड़ उन दोनों को मारा, जिससे उन दोनों के कान सुन्न हो गए। समायरा बिना भाव के बोली, अब राघव राणे बिना टाइम वेस्ट किए बता तूने ये क्यों किया? जिस पर राघव राणे बोलने लगा, क्योंकि अब उसे कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा था। राघव राणे बोला, मैं और राजवीर अनाथ आश्रम में रहते थे, हम दोनों दोस्त थे, मगर एक दिन वहां ओबेरॉय फैमिली आई और वो लोग राजवीर को लेकर गए, मगर उन लोगों ने मुझे नहीं चुना, जिससे मेरे दिल में राजवीर के लिए नफरत भर गई थी। उन लोगों ने इस राजवीर को चुना, जबकि ये भी ओबेरॉय खानदान का खून नहीं है। जिसे सुनकर समामरा सर्द आवाज में बोली,
गलतफ अमी में हो तुम। चाचू दादी के सगे बेटे हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले भाग में। राघव राणे और यामिनी शर्मा की दर्दनाक मौत। जैसे ही राघव ने समायरा की बात सुनी, वो हैरानी से कभी राजवीर को देखता तो कभी समायरा को। फिर गुस्से से बोला, तुम झूठ बोल रही हो। मुझे पता है ये राजवीर तुम्हारा सगा चाचा नहीं है। जिस पर समायरा मुस्कुराते हुए बोली, अच्छा 1 मिनट, अभी तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। इतना बोलकर उसने अपने फोन में एक फोटो निकाली और उसको राघव राणे के सामने कर दिया। जब राघव ने वो देखा तो उसकी आंखें बनी हो गई। वो गुस्से से बोला, फिर उस लक्ष्मी ओबेरॉय ने झूठ क्यों बोला? जिस पर समायरा तिरछा मुस्कुराते हुए बोली, क्योंकि उन्हें ऐसा करने के लिए मैंने बोला था। तुझे क्या लगा तू वहां सबको बेवकूफ बनाएगा? तूने जो में प्लास्टिक सर्जरी की है ना, वो अभी ठीक से नहीं हो रखी है, क्योंकि तेरे चेहरे का वो हिस्सा ऐसा लग रहा है जैसे तूने कोई मास्क पहना है। तो अब तेरा क्या होगा? जिस पर राघव राणे समायरा को देखने लगा। समायरा मुस्कुराते हुए बोली, तू तो अभी से ही डर गया रे। मगर तू चिंता मत कर, अभी तो तेरी उस मनहूस बेटी को भी एक अच्छा सबक सिखाना है। तेरे उस पूरे खानदान को मैं मौत के घाट उतार दूंगी। बस तू देखता जा। इतना बोलकर मुस्कुराने लगी। तभी वो राजवीर जी के पास आई और मुस्कुराते हुए बोली, चाचू आप बाहर जाएं, मैं इस आदमी को इसकी असली जगह पहुंचा कर आती हूं। जिसे सुनकर राजवीर जी कुछ नहीं बोले और वहां से गार्ड्स के साथ बाहर चले गए। उनके जाने के बाद समायरा राघव राणे और यामिनी शर्मा को देखने लगी, जिससे वो दोनों डर से कांप गए। उन दोनों को डरते हुए देखकर समायरा मुस्कुराते हुए बोली, ओहो, तुम लोग ऐसे डर क्यों रहे हो? मैं तो एक 17 साल की बच्ची हूं। मैं तुम्हारा क्या ही बिगाड़ लूंगी। क्यों राघव राणे, ऐसा ही बोला था ना तूने? जिस पर राघव राणे हैरान रह गया, क्योंकि उसने ये बात समायरा से बात करने के बाद बोली थी, मगर समायरा से नहीं बल्कि रितिका से। सब समायरा ने राघव राणे के चेहरे का उना हुआ रंग देखा तो वो मुस्कुराते हुए बोली, तुम्हें क्या सोच रहे हो? यही ना कि मुझे ये सब कैसे पता? कोई बात नहीं, मैं बता देती हूं। इतना बोलकर वो मुस्कुराते हुए उन दोनों को देखने लगी। फिर राघव राणे की आंखों में देखते हुए बोली, क्योंकि यहां का पूरा सीसीटीवी फुटेज, कैमरा सिस्टम सब मैंने हैक कर लिया है, क्योंकि मैं हैकर टाइलर हूं। जो नाम तो लंको का है, मगर वो हैकर मैं हूं। इतना बोलकर मुस्कुराने लगी। वही वो दोनों सदमे में थे। तभी समायरा ने अपने हाथों से 2 गोली निकाली। ये वही मेडिसिन थी जो उसने यहां आने से पहले बनाई थी। समायरा ने वो दोनों मेडिसिन राघव राणे और यामिनी शर्मा को दिखाया। फिर मुस्कुराते हुए बोली, ये देखो। जिससे वो दोनों उस मेडिसिन को देखने लगे। जैसे ही दोनों ने वो मेडिसिन देखी, वो अजीब तरह से मुस्कुराते हुए बोली, पता है ये क्या है? जिस पर वो दोनों उसे देखने लगे, जैसे पूछ रहे हो क्या है। समायरा ने उस मेडिसिन को हाथ में लिया, फिर मुस्कुराते हुए बोली, ये है तुम दोनों की मौत, जो मैंने बनाई है, यानी साइंटिस्ट मायरा ने। तुमने मेरे बारे में तो सुना ही होगा। आज तक मैंने मरते हुए शख्स को अपनी मेडिसिन से बचाया है, मगर आज तुम दोनों को मैं अपनी मेडिसिन से मारने वाली हूं। इसलिए तुम दोनों अब बस चंद मिनट के मेहमान हो। पता है इस मेडिसिन से तुम्हारे सारे ऑर्गन गलने लगेंगे। फिर क्या होगा? फिर तुम दोनों नर्क में जाओगे, क्योंकि तुम दोनों के जो कर्म है, वो दोनों तुम दोनों को स्वर्ग में तो नहीं भेज सकता। चलो अब मुझे भी घर जाना है, इसलिए पहले तुम दोनों को मरना होगा। इतना बोलकर उसने अपने गार्ड्स को कुछ इशारा किया। वहीं मरने की बात सुनकर यामिनी और राघव दोनों ही डर गए। वो रोते हुए बोले, क्वीन हमें माफ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हम सब कुछ छोड़कर यहां से दूर चले जाएंगे। आज के बाद हम कोई भी गलत काम नहीं करेंगे। जिस पर समायरा बोली, वो तो तुम दोनों तब करोगे ना,
जब तुम दोनों जिंदा रहोगे, और चाहे तुम लोग कुछ भी क्यों ना कर लो, मैं तुम्हें जिंदा तो नहीं छोड़ूंगी। तभी गार्ड्स ने उन दोनों के मुंह में वो मेडिसिन डाल दी और बाहर से टेप लगा दिया, जिससे वो दोनों उसे ना निगल पा रहे थे, ना ही उसे बाहर निकाल पा रहे थे। मगर तभी उन दोनों ने महसूस किया वो मेडिसिन खुद ही घुल रही है। दोनों ने अपना थूक निगल लिया, क्योंकि उनके मुंह में उस मेडिसिन का बहुत गंदा टेस्ट आ रहा था, जिससे उन दोनों को वो निगलना ही पना। लगभग 2 मिनट बाद उन दोनों के शरीर में असहनीय दर्द होने लगा, जैसे कोई उनके आंतों को नोच रहा है, काट रहा है। उन दोनों की दर्दनाक चीखें वहां गूंजने लगी, जो किसी के दिल को दहला दे। मगर समायरा उन्हें अपनी ठंडी आंखों से घूर रही थी। वो नफरत से बोली, तुम दोनों ने ही मेरे परिवार से मुझे अलग किया ना। अब तुम दोनों भी हमेशा के लिए इस धरती और अपने बच्चों से अलग हो जाओगे। करीब आधे घंटे तंपने के बाद उन दोनों ने अपने प्राण त्याग दिए। अभी वहां पर एक 4 गार्ड्स के अलावा कोई नहीं था। समायरा ने उन चारों की लाश को भी जंगल में फेंकने को बोल दिया, तो गार्ड्स ने जल्दी से उन दोनों की लाश को खोला, जिससे वो दोनों जमीन पर गिर गए। गार्ड्स ने उन दोनों के बालों को पकड़ा और वहां से घसीटते हुए लेकर जाने लगे, जैसे वो कोई कचरा हो। वो उन दोनों को वहां से जंगल में ले गए। उन्होंने उसको घसीटकर जंगल में फेंक दिया और वहां से निकल गए। इधर कमरे में समायरा भी वहां से निकलने लगी, मगर अचानक ही उसे एक आवाज आई, प्रथा। जैसे ही उसने ये सुना वो चौंक गई। वो इधर उधर देखने लगी, क्योंकि कोई भी ये नहीं जानता था कि समायरा के शरीर में प्रथा की आत्मा है। वो आसपास देखने लगी, मगर फिर से उसे आवाज आई, प्रथा। उसने ध्यान दिया, ये आवाज तो उसके गले में पहने लॉकेट से आ रही है, जिससे वो बहुत हैरान रह गई। उसने अपने लॉकेट को छुआ। अचानक ही वहां उजाला हुआ और उसमें से एक परछाई निकली, जिसे देखकर समायरा हैरान रह गई। मगर तभी उसने ध्यान दिया कि ये कोई बूढ़ा आदमी है। मगर जैसे ही उसने उनका चेहरा देखा, वो हैरान रह गई। वो हैरानी से बोली, दादाजी। जी हां, वो बूढ़ा आदमी कोई और नहीं बल्कि प्रथा के दादाजी मिस्टर रघुनाथ चौधरी थे। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो जल्दी से उस परछाई के पास गई और गले लग गई, मगर ये क्या वो उनके शरीर के आर पार हो गई, जिससे वो हैरान रह गई। तभी रघुनाथ जी बोले, बच्चा तुम मुझे नहीं छू सकती, क्योंकि मैं मर चुका हूं। जिससे प्रथा की आंखों से आंसू बहने लगे। वो रोते हुए बोली, दादू मानसी ने मुझे डैड के खून में जेल डाल दिया और फिर मैं उस जेल में आग में जलकर मर गई। मगर पता नहीं कैसे मैं इस नोवेल में आ गई। जिस पर रघुनाथ जी बोले, मुझे पता है मेरी बच्ची, और तुम्हें इस नोवेल में भेजने वाला शख्स भी मैं ही हूं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले भाग में। पूरा सच आया सामने, बटा सबकी हैरानी। रघुनाथ जी की बातें सुनकर समायरा हैरान हुई। वो हैरानी से बोली, आपने क्यों? मतलब आप मुझे इस नोवेल में कैसे भेज सकते हैं? तभी रघुनाथ जी बोले, बच्चा ये कहानी मैंने ही लिखी है। तुम्हारी दादी को समायरा का कैरेक्टर बहुत पसंद था, मगर जब मैंने उसे मार दिया तो वो मुझसे गुस्सा हो गई। मगर ये जो नोवेल मैंने लिखी, ये नोवेल एक असल दुनिया की तरह है। इसमें बहुत राज थे जो मुझे भी नहीं पता थे, मगर तुमने ये राज से पर्दा उठा दिया, इसलिए मैं तुम्हें दिखाई दे रहा हूं। दूसरी बात, तुम्हारे गले में जो पैंडेंट है, सेम ये पैंडेंट समायरा के गले में भी था, क्योंकि ये पैंडेंट हमारा खानदानी पैंडेंट है, जिसको मैंने ही तुम्हारे पैदा होने पर तुम्हारे गले में डाला था। समायरा और तुम्हारी कहानी जुनी हुई है, क्योंकि जब तुम्हारा नामकरण हुआ तभी गुरुदेव ने बोला था तुम मरकर फिर से जिंदा होने वाली हो, मगर इस दुनिया में नहीं, किसी और दुनिया में। तब मुझे इस बात पर यकीन नहीं होता था, मगर अब जब मैंने तुम्हें इस दुनिया में भेजा तो यकीन हो गया। समायरा ध्यान से उनकी बात सुन रही थी। तभी समायरा बोली, दादू आप मुझे कैसे भेज सकते हैं?
जिस पर रघुनाथ जी बोले, बच्चा जो हमारे कुल गुरु है वो बहुत ज्ञानी है, यहां तक कि उन्होंने भी टाइम ट्रेवल किया है। इसलिए उन्होंने ही मुझे बताया कि तुम्हारी आत्मा को इस नोवेल में भेज दूं, ताकि तुम्हें वो सारी खुशियां मिले जो तुम्हें अपनी असली जिंदगी में नहीं मिली। मगर एक बात और प्रिंसेस, गुरुजी ने कहा था, तुम जिसके हाथों असली दुनिया में मरी थी वो शख्स भी इस दुनिया में आएगा। अब तुम्हें उस शख्स को ढूंढना है। जिससे समाम्रा हैरान रह गई। वो गुस्से से बोली, मतलब वो मानसी भी इस नोवेल में है। जिसे सुनकर रघुनाथ जी ने अपना सिर हिला दिया, जिससे समायरा की आंखें चमक उठी। वो नफरत से बोली, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब मैं उस घटिया लंकी जो बहन के नाम पर कलंक थी, उसे इतना तमपाऊंगी कि उसकी रूह दोबारा जन्म लेने से डरेगी। तभी रघुनाथ जी बोले, ठीक है बच्चा, मैंने अपना काम पूरा कर दिया। अब तुम्हारा काम है उस शख्स को ढूंढकर उसे मारना, क्योंकि वो ही असली खिलाड़ी है जिसने तुम्हारी और समायरा दोनों को मौत के घाट उतारा था। जिस सुनकर समायरा ने अपना सिर हिला दिया। अचानक से रघुनाथ जी की आवाज बंद हुई। उनकी परछाई भी गायब हो गई। यहां तक कि समायरा का लॉकेट जो चमक रहा था वो भी चमकना बंद हो गया। समायरा अपने मन में बोली, थैंक यू दादाजी मुझे इन्फॉर्म करने के लिए। अब मुझे बस उस नीच औरत को ढूंढना है। कहीं वो रितिका तो नहीं है, मगर मुझे नहीं लगता कि रितिका मानसी होगी। वैसे तो रितिका भी मानसी की तरह है, मगर मुझे पता लगाना ही पड़ेगा। इतना बोलकर वो भी वहां से बाहर निकल गई। अभी शाम हो चुकी थी। राजवीर जी गाड़ी में बैठकर समायरा का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही समायरा आई, वो बोले, प्रिंसेस तुम ठीक तो ना? जिस पर समायरा बोली, हाँ चाचू मैं बिल्कुल ठीक हूं। इतना बोलकर वो भी उनके बगल में बैठ गई। तभी ड्राइवर ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। कार में शांति थी। तभी राजवीर जी बोले, बच्चा तुमने उसे कैसे पहचाना कि वो मैं नहीं हूं? जिस पर समायरा मुस्कुराते हुए बोली, क्योंकि आप कभी चाची को धोखा नहीं दे सकते। यहां तक कि आप कभी भी उस घटिया औरत और उसकी बेटी को, राधु, और मुझसे ज्यादा प्यार नहीं कर सकते। इतना बोलकर मुस्कुराने लगी, जिससे राजवीर जी के आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने समायरा को अपने सीने से लगा लिया। तभी उन्हें कुछ याद आया। वो हैरानी से बोले, प्रिंसेस क्या तुम ही डेथ क्वीन हो? जिससे पूरा अंडरवर्ल्ड सहित सरकार भी कांपती है। जिसे सुनकर समायरा हिचकिचाहट के साथ बोली, हाँ मैं ही हूं। जिससे राजवीर जी बोले, हाँ आखिर तुम भाई की बेटी हो तो उनके गुण तो आएंगे ही ना। इतना बोलकर मुस्कुराने लगे। कुछ देर बाद उनकी कार ओबेरॉय मैंशन में आकर रुकी। राजवीर जी और समायरा मैंशन के अंदर चले गए। सभी लोग हॉल में बैठे हुए थे। तभी सबने सामने देखा जहां पर समायरा खनी थी, जिससे उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई। मगर अचानक ही जब उनकी नजर समायरा के बगल में खने राजवीर जी पर गई, सबका चेहरा शख्स हो गया, सिवाय लक्ष्मी जी और आदित्य जी के अलावा। विशेष नफरत से बोला, अब क्या लेने आए हैं आप? क्या आपको हमें इतना दुख देकर चैन नहीं मिला? वही उसकी बातें सुन और उसकी आंखों में खुद के लिए नफरत देखकर राजवीर जी को दर्द होने लगा। तभी समायरा बोली, भाई शांत हो जाइए, मुझे आप सभी लोगों को कुछ बताना है। जिसे सुनकर सब लोग समायरा को देखने लगे। तभी समायरा ने सब कुछ बताया। फिर थोड़ा सा गुस्से में बोली, राघव राणे ने ही मुझे आप लोगों से दूर किया। उसने चाचू की शकल बनाकर चाची को भी धोखा दिया। आप सबको पता होगा हाइपर रियलिस्टिक मास्क के बारे में, जो इंसान को असली दिखाता है। उस शख्स ने भी वही मास्क यूज कर चाची को मुझे अगवा करने को बोला, क्योंकि चाची को लगा वो चाचू है। उस घटिया आदमी ने अपनी जान देने की धमकी दी थी। जिसे सुनकर सब हैरानी से कनक जी को देखने लगे, जिनकी आंखों में आंसू थे, मगर वो मजबूर थी। वो इशिता जी के पास गई, जिनकी आंखों से आंसू बह रहे थे।
कनक जी उनके आगे बैठ गई और हाथ जोड़कर रोते हुए माफी मांगने लगी। तभी इशिता जी ने कनक जी को उठाया और प्यार से बोली, कोई बात नहीं, तुम भी मजबूर थी, मगर अब राजवीर भी वापस आ गए हैं। तभी विशेष बोला, मगर प्रिंसेस, क्या आज तक वो यहां था? जिस पर समायरा बोली ने, नहीं भाई, वो आदमी मुझे किडनैप कर गया था, मगर वो इतना चालाक था। उसने चाची से बोला वो ये बात किसी से ना बोले, इवन खुद से यानी चाचू से भी नहीं। तभी लक्ष्मी जी बोली, मैंने भी वो बात सिर्फ प्रिंसेस के कहने पर ही बोली थी, क्योंकि शायद प्रिंसेस को उस पर शक हो गया था। विशेष बच्चा, तुम्हारे डैड मेरे बायोलॉजिकल बेटे हैं, जो किसी और बच्चे से बदल चुके थे, मगर जब तुम्हारे डैड के साथ हॉस्पिटल में कोई नहीं था, तब उन्हें हॉस्पिटल वालों ने अनाथ आश्रम छोड़ दिया। जब हमारे पास मौजूद बच्चे को लेने उसके असली मां बाप आए, तो तब हमें राजवीर के बारे में पता चला। तब वो सिर्फ 13 साल के थे। उनके साथ एक बच्चा और था। जिस पर समायरा बोली, दादी, वही राघव राणे था, जिसे किसी मिडिल क्लास फैमिली ने गोद लिया था, मगर एक एक्सीडेंट में वो दोनों मर गए। मगर जब उसने चाचू को देखा कि वो इतने अमीर घर में है, तो उसे चाचू से नफरत होने लगी। इसलिए उसने ये सब खेल खेला, जिसे सुनकर तो सभी लोग बिल्कुल सदमे में चले गए, क्योंकि उनके परिवार के लिए ये षड्यंत्र रचा गया था, जिसका खुलासा आज समायरा ने किया। आदित्य जी मुस्कुराते हुए बोले, मेरी बच्ची तो मुझसे भी ज्यादा इंटेलिजेंट है, जिसे सुनकर सब मुस्कुराने लगे। तभी इशिता जी बोली, मुझे भी थोड़े दिन पहले ही पता चला कि जिसने मेरी जान बचाई वो ये यामिनी शर्मा नहीं थी, बल्कि वो किसी गांव की औरत थी, जिसकी किडनी फेल होकर उसकी मौत हो चुकी है, और उसकी आइडेंटिटी ये औरत ने ले ली। इसलिए ही तो इतने साल हमें कुछ पता नहीं चला, क्योंकि वहां कोई सीसीटीवी नहीं था। मगर कुछ दिन पहले जब तुम्हारे डैड हॉस्पिटल गए, तो तब उन्हें पता चला। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले भाग में। विशेष का बचपन का प्यार बटा अनामिका और सारांश के रिश्ते की बात। आज बहुत से सच बाहर आ गए थे, मगर समायरा का दिल बहुत अशांत था, क्योंकि समायरा के दिल में बस एक शख्स का ख्याल आ रहा था। वो शख्स थी मानसी चौधरी, जो इसी नोवेल में थी, उसके आसपास। मगर अफसोस समायरा उसे नहीं ढूंढ पाई थी। अचानक वो अपनी सोच से बाहर आई, जब उसे कनक जी ने अपने सीने से लगा लिया। कनक जी ने समायरा को खुद से दूर किया। उसके बाद रोते हुए बोली, प्रिंसेस, मुझे माफ कर दो। सिर्फ मेरी वजह से तुम्हें इतने साल बाहर सफर करना पड़ा। प्लीज मुझसे नफरत मत करना। मुझे बहुत गिल्ट था। मैंने बहुत बार चाहा मैं सबको बता दूं, मगर मैं डरती थी। सच्चाई जानने के बाद सब मुझसे नफरत करेंगे। मैं नहीं चाहती तुम मुझसे नफरत करो। हो सके तो मुझे माफ कर दो या मुझे सजा दो, मगर तुम मुझसे नफरत मत करना। मैं तुम्हें भी, राधु और रिधिमा जितना ही प्यार करती हूं। समायरा बिना भाव के उनकी बातें सुन रही थी, जिससे सबके चेहरे पर डर दिखाई दे रहा था, क्योंकि सबको पता था समायरा का गुस्सा कितना खतरनाक है। वो कभी भी किसी को दूसरा मौका नहीं देती थी। इसलिए अब सबको कनक जी के लिए डर लग रहा था। हालांकि कनक जी गलत थी, मगर उनके इंटेंशन कभी भी गलत नहीं थे। वो ऐसा नहीं करना चाहती थी, मगर वो मजबूर थी। उन्हें तब अपने पति की जान की परवाह थी। तभी समायरा ने अपना सिर कनक जी के सीने में रख दिया और प्यार से बोली, चाची, मैं आपसे नफरत नहीं करती, ना ही मैं आपसे गुस्सा हूं, क्योंकि मुझे पता है आप मजबूर थी। वैसे भी अपने ये सब जानबूझकर नहीं किया, इसलिए मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। मगर आज के बाद आप ऐसा मत कीजिएगा, क्योंकि क्या आपको चाचू पर ट्रस्ट नहीं है? वो ऐसा नहीं कर सकते। जो इंसान अपने भाई भाभी को इतना ज्यादा प्यार करता हो, क्या वो उनके बच्चों के साथ गलत कर सकता है? नहीं कर सकता। आप बस एक बात याद रखिएगा, हम सब एक परिवार है।
हम कभी भी अपने परिवार का बुरा नहीं कर सकते, इसलिए हमें खुद पर और अपने परिवार पर विश्वास करना होगा, वरना हमारा कोई भी इंसान फायदा उठा लेगा। और एक बात और, हमें किसी भी बाहरी इंसान की बातों में आकर अपने परिवार के किसी भी सदस्य से नफरत नहीं करनी है, जिसे सुनकर सबने हामी भरी। वही इशिता जी और आदित्य जी अपनी बेटी को देख रहे थे, जिसकी उम्र अभी उन्हें आधी भी नहीं थी, मगर वो बेटी, जिसे वो बस एक छोटी बच्ची समझते थे, वो इतनी ज्यादा समझदार थी। वही पूरी फैमिली भी यही समझ रही थी। राध्या और रिधिमा ने भी समायरा को हक किया। वो लोग समायरा से और भी प्यार करने लगे थे, क्योंकि आज सिर्फ समायरा की वजह से उनका परिवार बचा था, वरना शायद वो हमेशा उस राघव राणे को राजवीर जी समझकर नफरत करते। मगर समायरा के दिमाग ने उनके पूरी परिवार को बहुत बड़ी परेशानी से बाहर निकाल दिया था। इधर दूसरी तरफ सिंघानिया मैंशन में इस वक्त सभी लोग हॉल में बैठे हुए थे। तभी मानसी जी बोली, अंशु, तुमने क्या सोचा है? समायरा और तुम कब करने वाले हो सगाई? जिस पर सब अयांश को देखने लगे। अयांश के आगे समायरा का प्यारा सा चेहरा घूमने लगा, जिससे उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो मुस्कुराते हुए बोला, मॉम जब डॉल बोलेगी तभी मैं सगाई कर लूंगा। जिसे सुनकर तो सब लोग हैरान रह गए। ये वही अयांश था जिसके हिसाब से काम किए जाते थे, मगर आज वो एक लड़की के लिए ये सब बोल रहा था। ये सच था, अयांश बचपन से सिर्फ और सिर्फ समायरा के लिए ही ऐसा करता आया है। उसके हिसाब से समायरा को खुश करना, उसकी सारी बातें मानना उसका फर्ज है। वही मानसी जी बहुत खुश थी। वो समायरा को बहुत प्यार करती थी और उसको अपनी बहू बनाना चाहती थी। जब उन्होंने देखा उनका बेटा समायरा को बहुत प्यार करता है, जिस वजह से वो बहुत खुश थी, वो मुस्कुराते हुए बोली, ठीक है, फिर हम कल ओबेरॉय मैंशन चलेंगे। तभी अयांश बोला, मॉम आपको नहीं पता क्या, हमारी प्रिंसेस भी किसी से प्यार करती है और वो शख्स भी प्रिंसेस से बहुत प्यार करता है। जिसे सुनकर मानसी जी हैरान थी। वो लोग अनामिका को देखने लगे, जिससे अनामिका डर गई। उसे लगा अब सब उस पर गुस्सा करेंगे, जिससे उसकी आंखों में नमी आ गई, जिसे देखकर पूरी फैमिली परेशान हो गई। मानसी जी ने उसे अपने गले से लगा लिया। वो उसे चुप करवाते हुए बोली, प्रिंसेस क्या हुआ, तुम क्यों रो रही हो? जिस पर अनामिका रोते हुए बोली, मॉम क्या आप लोग मुझसे गुस्सा हो जाओगे? जिस पर मानसी जी बोली, बिल्कुल भी नहीं, भला मैं या कोई भी अपनी प्रिंसेस से क्यों गुस्सा होंगे? तुम बताओ कौन है वो लंका, हम तुम्हारी और उसके रिश्ते की बात करेंगे। जिस पर अनामिका ने अपना सिर झुका लिया और शर्माते हुए बोली, सारांश ओबेरॉय। जैसे ही सबने ये सुना, सब लोग खुश हो गए, मगर रोहन रूहानिका को देखने लगा, जिसकी आंखों में नमी थी, जिसे उसने छुपा लिया था। रोहन को अपनी बहन के लिए बुरा लग रहा था, क्योंकि उसे पता था कि रूहानिका बचपन से सारांश को पसंद करती है, मगर वो कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि सारांश भी अनामिका को पसंद करता था। ऐसे में उसकी बहन को सारांश नहीं मिलने वाला था। और दूसरी चीज थी, अनामिका भी उसकी बहन थी। वो अपनी बहन की खुशी के लिए दूसरी बहन की खुशियां नहीं छीन सकता था। रूहानिका जब खुद को और नहीं संभाल पा रही थी, वो उठी और सबसे बोली, मुझे कुछ काम याद आ गया। इतना बोलकर वो वहां से अपने कमरे में चली गई। वो कमरे में पहुंची, वो बेड पर गिरकर रोने लगी। वो रोते हुए बोली, क्यों सारांश, तुम मुझसे प्यार क्यों नहीं करते? मैं तुमसे बहुत प्यार करती थी, मगर अब मैं तुम्हें भूलने की कोशिश करना चाहती हूं, क्योंकि मैं अब कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि तुम किसी और से प्यार करते हो। अगर मैंने तुम्हें पा भी लिया तो तुम मुझसे कभी प्यार नहीं करोगे, इसलिए अब मैं तुम्हें भूलूंगी। इतना बोलकर वो वहां से वॉशरूम में चली गई। वो शावर के नीचे खनी हो गई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे।
जिनको वो बहनें दे रही थी। सब लोगों ने डिनर कर लिया था, इसलिए सब लोग सो चुके थे। इधर अनामिका के रूम में उसने सारांश को कॉल किया, जो इस वक्त विशेष के साथ बैठा था। जैसे ही उसने देखा उसकी भाभी का कॉल आ रहा है, वो वहां से चला गया। उसने सुना सारांश खुशी से बोला सच, जिसे सुनकर विशेष रुक गया। सारांश ने विशेष को देखा, फिर मुस्कुराते हुए बोला, विशु, मेरी और अनु का अब रिश्ता होगा, क्योंकि अयांश ने घर पर बता दिया। जिसे सुनकर विशेष खुश हो गया। उसके बाद वो वहां से चला गया। वो अपने कमरे में आया और एक फोटो निकालकर देखने लगा। उस फोटो में सभी बच्चे थे, जहां सारांश अपनी बहन को देख रहा था, वही रूहानिका सारांश को, मगर विशेष का ध्यान रूहानिका पर था। वो बचपन से रूहानिका को पसंद करता था, मगर उसकी हरकतों और वो सारांश को पसंद करती थी, इसलिए वो उससे दूर रहता था। मगर अब उसे रूहानिका के लिए बुरा लग रहा था, क्योंकि रूहानिका बचपन से सारांश को पसंद करती थी। रूहानिका की खुशी के लिए विशेष भी रूहानिका से दूर रहता था। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले भाग में।